हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं भरत सैनी और आज की इस वीडियो में हम दो टर्म्स के बारे में बात करेंगे। जब कभी भी हम नेशनल पार्क्स या फिर किसी पर्यावरण संरक्षित क्षेत्रों के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे इको सेंसिटिव जोन और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इन दो टर्म्स का उल्लेख ज़रूर होता है। तो इन दोनों ही टर्म्स को आज कंप्लीटली एनालाइज करेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये दोनों क्या होती है और किस प्रकार पर्यावरण के लिए इनको बनाया गया है और ये कैसे इंपॉर्टेंस रखती है पर्यावरण के लिए। तो इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बता दूं कि हमारे कुछ पेड कोर्सेज है जहाँ पे आप यूपीएससी या फिर किसी स्टेट की पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट हियर। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि एक इको सेंसिटिव जोन क्या होता है। जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षित क्षेत्रों के बारे में, राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में या फिर वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में, तो ये जो जितने भी पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र होते हैं जो भारत सरकार द्वारा या फिर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा घोषित किए जाते हैं, तो उसके चारों ओर स्थित अधिसूचित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार के इंडस्ट्रियल काम को या तो प्रतिबंधित किया जाता है या कंट्रोल किया जाता है। और भी कई प्रकार के वहाँ पे कंट्रोल्स होते हैं। वो इसलिए कि हम इन राष्ट्रीय उद्यानों, वन्य जीव अभ्यारण्यों या फिर इन संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित रख सके, इसीलिए इको सेंसिटिव जोन वहाँ पे घोषित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों के आसपास किसी भी तरह की निर्माण गतिविधियों को विनियमित कर उस क्षेत्र को सुरक्षित करना है। अब चाहे वो निर्माण की गतिविधि किसी इंडस्ट्रियल काम से हो या फिर किसी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंडर हो, ये आपको ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि कई बार ये होता है कि इको सेंसिटिव जोन सरकार की कई परियोजनाओं को भी रोकता है। इसीलिए बात की जाती है कि इको सेंसिटिव जोन को कितना बढ़ाया जाए, कितना कम किया जाए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सरकार की परियोजनाओं को एक्सपांड कर सकें। क्योंकि जो जो इको सेंसिटिव जोन्स है उनको क्रॉस करके हमें आगे अगर बढ़ना है तो हमें क्या करना होगा, इको सेंसिटिव जोन की जो लिमिट्स है उसको क्रॉस करना होगा। अब सपोज आपकी कोई एक जल परियोजना है और जल परियोजना किसी इको सेंसिटिव जोन से होके जा रही है, लेकिन वहाँ के बीच का निर्माण कार्य इको सेंसिटिव जोन अलाउ नहीं करता, तो उस वक्त कई प्रकार की दिक्कत सरकार को आती है। तो इस बात को भी हम आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार इन चीज़ों को हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इको सेंसिटिव जोन में होने वाली गतिविधियां 1986 के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत विनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है। जो हमने पहले बात की कि इंडस्ट्रियल काम, जरूरी नहीं कि सभी इंडस्ट्रियल काम्स को वहाँ पे रोका जाए, लेकिन जो जो सरकार या फिर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 1986 के अधिनियम के तहत रोकना चाहेगी उनको रोका जाएगा। तो ये हम बात कर रहे हैं कि इको सेंसिटिव जोन क्या है। तो हमने डेफिनेशन देखी कि इको सेंसिटिव जोन क्या है, कि जो पर्यावरण संरक्षित क्षेत्र है उनको हम सुरक्षित करने के लिए उसके चारों तरफ हम कुछ इस प्रकार की रेंज को डिस्क्राइब करते हैं या डिफाइन करते हैं, जहाँ पे हम कुछ कामों को रोकते हैं जिससे क्या उनको हम सुरक्षित कर पाएँ। नाउ कितनी किलोमीटर को हम यहाँ पे या फिर कितने एरियो को हम वहाँ पे इतना एक सेंसिटिव जोन घोषित करेंगे, तो जो हमारा संरक्षित क्षेत्र है उसके आसपास 10 किलोमीटर के दायरे को, नॉर्मली 10 किलोमीटर दायरे को वहाँ पे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाता है। अगर ये आपका एक संरक्षित क्षेत्र है तो इसके आसपास 10 किलोमीटर की रेंज तक के जो एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाना चाहिए सामान्य सिद्धांतों के अनुसार। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ क्षेत्र महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं और उसके आसपास का एरिया भी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो वहाँ पे अधिकार दिया गया है कि आप 10 किलोमीटर से ज़्यादा के एरिया को भी इको सेंसिटिव जोन घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्यों के आसपास इको सेंसिटिव जोन के लिए घोषित दिशा निर्देशों के तहत निषिद्ध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, ये हमने बात करी। अब बात करते हैं कि ये दिशा निर्देश वाणिज्य खनन, जलाने योग्य लकड़ी के वाणिज्य उपयोग और प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। जैसा कि हमने बात करी कि सपोज आपको यहाँ से यहाँ तक पानी को सप्लाई करना है या आपकी जो जल विद्युत परियोजना है वो कुछ इस प्रकार काम कर रही है कि आपका पानी यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पे भी पानी बिजली बन रही है, यहाँ पे भी बिजली बन रही है, बीच में कुछ ऐसा एरिया है जो इको सेंसिटिव जोन घोषित है और अब आपको यहाँ पे कनेक्टिविटी चाहिए, तो उस कनेक्टिविटी को कनेक्ट करने के लिए आपको दिक्कत आती है क्योंकि
क्योंकि वो बीच में जो एरिया है वो इको सेंसिटिव जोन घोषित है, तो उस प्रकार की दिक्कत ये इको सेंसिटिव जोन पैदा करता है। कुछ गतिविधियां जैसे कि पेड़ गिरना, भूजल दोहन, होटल और रिसोर्ट्स की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग आदि इन क्षेत्रों में नियंत्रित किया जाता है। ये मैंने आपको पहले कहा था कि ज़रूरी नहीं कि सारे कामों को वहाँ पर रोका जाए, कुछ कामों को वहाँ पर नियंत्रित किया जाता है। मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों का नियंत्रित करना है, ताकि संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों का नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके। सपोज वहाँ पे किसी प्रकार का वन्य जीव अभयारण्य है, तो उस अभयारण्य में जो भी वन्य जीव वहाँ पे रह रहे हैं उनकी लाइफ को सिक्योर करना, उनको एक सही एनवायरनमेंट देना, यही इन इको सेंसिटिव जोन का काम है। क्योंकि अगर एक इतने एरिया में वन्य जीव रह रहे हैं, तो हम अगर इस एरिया को सिक्योर कर देते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो सिक्योर रहेंगे, ये एक आइडिया लगाया जाता है। अब हम देखते हैं कहाँ कहाँ पे हमारे यहाँ पे नेशनल पार्क्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि न्यूज़ में रहते हैं, और मोस्टली जो इंडिया के नेशनल पार्क है वो यहाँ पे कवर किए गए हैं। अब आपका ये काम है कि आप इंडिया के इस मैप में जो मैंने पिन पॉइंट यहाँ पे किए हैं नेशनल पार्क को, उनमें से कौन कौन से आपको करंट अफेयर के नज़रिए से इम्पोर्टेंट लगते हैं उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। जैसे कि दूधवा नेशनल पार्क है, यहाँ पे आपको मिलेगा। दूधवा के अलावा आपको बहुत से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि तड़ोबा नेशनल पार्क है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगा बनेरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि रिसेंटली न्यूज़ में था। तो इस प्रकार के जो नेशनल पार्क हैं इनके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं करंट अफेयर के नज़रिए से। तो ये आपको मैंने एक मैप प्रोवाइड करवाया है नेशनल पार्क्स का। अब बात करते हैं कि जो ये पर्यावरण संबंधी क्षेत्र है इनका क्या महत्व है हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने पॉइंट वाइज पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और विकास की अन्य पहलों के दौरान भू परिदृश्य में बहुत से परिवर्तन होते हैं, जो कभी कभी भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकते हैं। इसीलिए पर्यावरण हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर हम पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो अगर प्रकृति ने एक बार भी हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया तो उसको वो मानव जाति नहीं सह पाएगी। पर्यावरण के साथ तो इंसानों ने उनके साथ हमने बहुत ज़्यादा खिलवाड़ करते हुए उनको काटा है। पर्यावरण जो क्षेत्र है उसको कम किया है, जो हमारे वन है उनको हमने कम किया है, जो हमारे समुद्र है उनको हमने क्षीण किया है। बहुत से काम मानव जाति ने किए हैं, लेकिन प्रकृति अगर सामने से रिस्पॉन्ड कर देगी तो मानव जाति का बचना मुश्किल हो जाएगा। तो विशिष्ट पौधों, जानवरों, भूभाग वाले क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि के रूप में घोषित किया है। उपरोक्त के अलावा शहरीकरण और अन्य विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिए संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों को भी इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। ये भी हमने डिस्कस किया। तो इन सभी पॉइंट्स को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान NWAP 2017 to 2031 जैव विविधता वाले खंडों के पृथक्करण या विनाश को रोकने के लिए संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर के क्षेत्रों को सुरक्षित रखने का प्रयास करती है। अर्थात जिस एरिया को हमने पहले से ही संरक्षित कर दिया है, उसके अलावा भी कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे किसी प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, तो उनको सुरक्षित करने के लिए भी सरकार ने राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना बनाई थी 2017 to 2031। तो ये पॉइंट भी हमने बात करी। अब बात करते हैं ESZ इको सेंसिटिव जोन के बारे में। तो ESZ घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों की गतिविधियों को विनियमित और प्रतिबंधित करके संभावित जोखिम को कम करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने जरूरी हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत में वर्ष 1986 में पारित हुआ था और ये पूरे देश में लागू है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को अम्ब्रेला लेजिस्लेशन या फिर छाता विधान के रूप में जाना जाता है। और ये क्यों यहाँ पे लाया गया था? क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र UN के
प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णय को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया। जैसा कि हमें पता है कि यूएन में जो अधिनियम पारित किए जाते हैं या जो रूल्स बनाए जाते हैं या फिर जो भी डिस्कशन वहाँ पे किया जाता है, मोस्ट प्रोबेबली उसके सारे मेंबर स्टेट्स के द्वारा उसको फॉलो किया जाता है। तो भारत सरकार ने भी स्टॉकहोम में हुए यूएन के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के जो निर्णय थे उनको यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अधिनियम पारित किया और वो था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। और ये अधिनियम केंद्र सरकार को ये शक्ति देता है कि वह अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, संरक्षण करने के लिए, पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण और उपशमन के लिए काम करे। ठीक है, तो ये कुछ सरकार को पावर दिया गया है 1986 के इस अधिनियम के द्वारा। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी जो कि 1984 में हुआ था, उसके बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया था। वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था जो 1984 में हुआ था। इस अधिनियम ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बनाए गए अन्य कानूनों में समन्वय बनाने एवं उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये क्या है कि एक एज ए ब्रिज काम कर रहा है कौन से रूल्स के बीच में जो पर्यावरण को संरक्षित करने का काम करते हैं, और उनको ये एक कानूनी रूप भी देता है जो सरकार के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमने बात की अधिनियम 1986 के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो चीज़ें सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की, क्या एक इको सेंसिटिव जोन होता है, और जो ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया था, ये पर्यावरण को बचाने में क्या सक्सेसफुल हो पाए हैं और अब तक हम पर्यावरण को लेके कितने जागरूक हो पाए हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट करिए कि आपको क्या लगता है, क्या ये अपने उद्देश्यों में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं 1986 का जो ये अधिनियम है, और जो इको सेंसिटिव जोन का जो मेन उद्देश्य है कि हमें पर्यावरण संरक्षित क्षेत्रों को सुरक्षित रखना, क्या अपने उद्देश्यों में सक्सेसफुल हो पा रहे हैं, और अगर हो पा रहे हैं तो क्यों हो पा रहे हैं, और अगर नहीं हो पा रहे तो क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप अपने एनालिसिस को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सो हम हमारे वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय बाय।